हेलो दोस्तों, मैं हूं अलका शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। इस चैप्टर को आप पॉलिटी में भी पढ़ सकते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं। दोनों के लिए कॉमन है ये चैप्टर और यहाँ से क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो हमारा चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। पहले हम थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझेंगे तो चीज़ों को आगे समझना आसान हो जाएगा। वैसे आपको समझ नहीं आएगा तो उसके लिए हमें पहले बैकग्राउंड समझना होगा। जैसा कि हम जानते हैं 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार दिया कि वो भारत में या पूर्वी देशों से जाके व्यापार कर सकते हैं। तो शुरुआत में वो व्यापारिक रूप में भारत आए, लेकिन भारत आकर उन्होंने व्यापार को बदल दिया और प्रशासनिक क्षेत्र में जब वह प्लासी और बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं तो वह केवल व्यापारिक कंपनी नहीं बल्कि प्रशासक बन जाते हैं और हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था को संचालित करने लग जाते हैं। और कंपनी के अधिकारी बड़ी संख्या में भारत से धन लूटकर ब्रिटेन ले जाते हैं और ब्रिटेन में अराजकता की स्थिति बन जाती है। भारत के लूटे गए धन के कारण जो अधिकारी भारत से धन लूटकर ले जाते हैं उन्हें हे दृष्टि से देखा जाने लगा ब्रिटेन में। और इस व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा कुछ एक्ट बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे कानून बनाए जाते हैं ताकि कंपनी के अधिकारियों पर नियंत्रण रखा जा सके, जिससे कंपनी बेहतर ढंग से काम कर सके। और इसीलिए ये रूल्स बना करके कंपनी के अधिकारियों को दिए जाते हैं जिससे वो इन रूल्स को फॉलो कर सकें। तो आइए उन रूल्स को जानते हैं, कौन कौन से एक्ट के माध्यम से कंपनियों पर लगाम लगाने का प्रयास किया गया और इन्हें हम दो वीडियो में पढ़ेंगे। तो इन्हें हम दो वीडियो में क्यों पढ़ेंगे इसे समझते हैं। जब कंपनी का भारत पर पहले शासन था तो संसद द्वारा कंपनी पर अधिकार करने की व्यवस्था चली, जिसमें इसके द्वारा जो भी एक्ट चले उन्हें चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता था। जब 1857 की क्रांति होती है तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ। कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और सीधे नियंत्रण हो गया भारत पर, अर्थात संसद द्वारा डायरेक्ट भारत का शासन चलने लगा। वहाँ जो एक्ट बनते थे उन्हें अधिनियम कहा जाने लगा और उसके पहले मोस्टली एक्ट कहा जाता था। तो आज की वीडियो में इन्हीं एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, इनको देखेंगे और अगले वीडियो में हम लोग 1857 के बाद जब शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है ना, उसके बाद के एक्ट देखेंगे। और आज हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813, 1833 और 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एक्ट है आपके सामने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इस एक्ट के जो मूल बिंदु हैं उन्हें हमें पढ़ना भी है और याद भी करना है। सारी चीज़ें आपको यही याद होने वाली हैं, बस आपको लेक्चर ध्यान से सुनना है। और इसमें दो तीन चीज़ें ध्यान देनी है कि कंपनी पर अगर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का कोई एक्ट था तो सबसे पहले वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, कि संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का कोई एक्ट अगर सबसे पहले आया तो वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसी एक्ट के माध्यम से कंपनी का जो भारत में प्रशासनिक कार्य चल रहा था उस पर नियंत्रण किया जाने का प्रयास किया गया, नियंत्रण लगाने का प्रयास किया गया। और इसी क्रम में ब्रिटेन में क्या किया गया, तो कंपनी को चलाने के लिए दो संस्थाओं का गठन किया गया। कंपनी को चलाने के लिए दो संस्थाओं का गठन किया जाता है। इनमें एक संस्था है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और दूसरी है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स हैं यह कंपनी के शेयरधारक हैं, अर्थात कंपनी के मालिक हैं। और यह निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्य हैं, इसमें 24 सदस्य होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में, इनका चुनाव करते थे। तो क्या थे, तो दोनों जो निवेशक समूह है ना, निवेशक समूह जिनके माध्यम से कंपनी यहाँ शासन करती थी, यानी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जिनके माध्यम से कंपनी शासन करती थी, तो वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के 24 सदस्यों को चुनाव करते थे। और ये 24 सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन करते थे। जो 24 सदस्य होते थे ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में, ये अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते थे। अध्यक्ष का कार्य था कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण करना, अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण रखा जाने लगा। और इस क्रम में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो 24 सदस्य थे इनमें से एक अध्यक्ष था। इसे सबसे बड़ा कार्यकारी अधिकारी माना जाता था और वहाँ ब्रिटेन से नियंत्रण शुरू हो गया। अब इससे भारत में जो कंपनी मनमर्जी के अनुसार कार्य कर रही थी ना,
जैसे कि द्वैत शासन है, धन लूटना है, इन मनमर्जियों पर कंट्रोल करने के लिए यह व्यवस्था शुरू की गई। तो ब्रिटेन में क्या किया गया, तो कंट्रोल करने के लिए दो संस्थाएं बनाई गई, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के माध्यम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों को चुना जाता था, जिसमें कि 24 सदस्य होते थे और इन्हीं में से एक ये अध्यक्ष चुनते थे। अपने में से ही जो 24 सदस्य थे, अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते थे। जो अध्यक्ष होता था एक, ये सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो ब्रिटेन में ये बदलाव हुआ इस एक्ट के माध्यम से, और भारत में भी इस एक्ट के माध्यम से दो बदलाव हुए। कौन कौन से भारत में दो बदलाव हुए, तो जो भारत में गवर्नर होते थे ना, 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्र थे, आपको पता होगा, बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी। तो तीनों के अलग अलग गवर्नर होते थे, लेकिन इस एक्ट के द्वारा बंगाल के जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स बनते हैं, जिनका कार्यकाल क्या है, तो 1773 से लेकर के 1785 तक इनका कार्यकाल है, और इन्हें पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। न इसे केवल बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, बल्कि उसके अधीन कर दिए गए मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिए गए। यानी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर हैं वो अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करने लगे। तो पहला बदलाव तो यही हुआ भारत में कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और जो अन्य दो प्रेसिडेंसी हैं मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी, उनके गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करेंगे, और बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बनता है वो वॉरेन हेस्टिंग्स बनता है। तो पहला बदलाव तो भारत में यही हुआ इस एक्ट के माध्यम से। और इस गवर्नर जनरल यानी वॉरेन हेस्टिंग के लिए एक परिषद का गठन किया गया, अर्थात अब जो निर्णय लिया जाएगा ना, ग्रुप द्वारा लिया जाएगा। एक गवर्नर जनरल के सहयोग के लिए 4 सदस्य चुने जाते हैं, और 4 सदस्य और एक गवर्नर जनरल मिलके हो गए 5। तो अब कोई भी निर्णय लेना है तो बहुमत के आधार पर लिया जाता था, और 3 लोग अगर एक तरफ हो जाते थे किसी निर्णय में तो वह निर्णय पारित हो जाता था। तो अगर हम ध्यान से समझें तो काफ़ी बड़ी चीज़ इसमें छिपी हुई है। पूरा का पूरा चैप्टर जिसका नाम है संवैधानिक विकास, इसी में छिपा हुआ है। आज जो हमारा संविधान बना है, संसद बनी है, संसद में क्या होता है, तो बहुमत की सरकार है, बहुमत से निर्णय लिया जाता है। बहुमत से कोई भी विधेयक पारित करना है तो बहुमत से पारित किया जाता है। तो ये बहुमत की व्यवस्था का अगर कोई प्रारंभिक बिंदु है तो वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहीं से बहुमत की शुरुआत होती है, यानी कि जो गवर्नर जनरल के अधीन जो परिषद बनाई जाती है ना, जिसमें 4 सदस्य थे, इसमें कोई भी निर्णय लेना है तो बहुमत के आधार पर लेना होगा। इसकी शुरुआत यहीं से होती है। और यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स की ये मंत्री परिषद है, जो 4 सदस्य हैं ना, ये वॉरेन हेस्टिंग्स की मंत्री परिषद है, जहाँ पर बहुमत के आधार पर निर्णय चलता है। तो भारत के संसद के विकास की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। दूसरा कार्य क्या किया गया, मैंने बताया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 2 बदलाव भारत में हुए। तो एक बदलाव तो ये हो गया, दूसरा बदलाव क्या रहा, तो दूसरा बदलाव हमारे यहाँ जो न्यायपालिका की स्थापना का प्रधान बिंदु है ना, इसी को बोलेंगे, क्योंकि इसी एक्ट के बाद सर्वोच्च न्यायालय की बात कही गई है। और 1 वर्ष बाद 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और जो न्यायालय की स्थापना हुई इसमें एक मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम था सर एलिजा एम्पे, और इनके साथ 3 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की जाती है। ये याद रखें कि सर एलिजा एम्पे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो सर एलिजा एम्पे कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो अगर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की चर्चा करें तो मुख्य 4 प्रावधान किए जाते हैं, 2 ब्रिटेन में और 2 भारत में। ब्रिटेन में संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का पहला बिंदु था, कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 2 बोर्ड स्थापित किए गए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण रखने का प्रावधान शुरू होता है। और भारत में जो 2 बदलाव किए गए उसमें क्या है, तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, और बाकी जो 2 प्रेसिडेंसी हैं मद्रास और बम्बई, उन्हें बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, और गवर्नर जनरल को निर्णय बहुमत के आधार पर लेने का अधिकार दिया गया। दूसरा, पहली बार हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में 1774 में। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से
एक वर्ष बाद 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश है और 3 अन्य न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सर एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश हैं। और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे, सहायक न्यायाधीश, उनके नाम थे चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, नहीं मुख्य न्यायाधीश का नाम आप जरूर याद रखें कि जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो रही है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं एलिजा एम्पे और 3 अन्य हैं चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। और न्यायाधीश की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट करता था। जो कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय था उसके जो न्यायाधीश की नियुक्ति है करता कौन था? तो ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। और इस न्यायालय के बाद लंदन में स्थित प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। यानी इस न्यायालय के बाद अगर अपील करनी है तो लंदन में स्थित प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। अब अगर इस एक्ट की उपयोगिता या महत्व की बात करें तो इसने कंपनी की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाया। जो कंपनी मनमर्जी करती थी ना, उस पर ये अंकुश लगाने का प्रयास किया गया इस एक्ट के माध्यम से। और इससे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाया गया। और विधि के विकास क्षेत्र में यह घटना भारत के लिए मील का पत्थर साबित हुई। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर यह व्यवस्था जारी रही। फिर एक एक्ट आता है 1784 का एक्ट, जिसे नाम दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट। और इस एक्ट में क्या किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट से जो जुड़े प्रावधान थे उनको थोड़ा बदला गया, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया। जो संसदीय नियंत्रण था ना, इसको थोड़ा और बदला गया। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने क्या देखा था कि संसदीय नियंत्रण शुरू किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में अभी हमने पढ़ा कि इसमें से संसदीय नियंत्रण शुरू किया गया और यहाँ पर संसदीय नियंत्रण और बढ़ा दिया गया। एक अलग से कमेटी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने देखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स थे, 2 संस्थाएं थी। लेकिन 1784 के एक्ट से एक और संस्था बनाई गई, एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इसमें 6 सदस्य रखे गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य रखे गए, जिनमें से इन्हीं में से एक अध्यक्ष होता था। इन 6 सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष होता था जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। अर्थात ब्रिटिश मंत्रिमंडल अब डायरेक्ट रूप से कंपनी पर अधिकार रखने लगी और कंपनी के लिए रूल्स भी बनाने लगी। यहाँ तक रूल्स बनाता था, ये जो अध्यक्ष होता था यहाँ तक रूल्स बनाता था कि भारत में कोई भी गवर्नर जनरल अगर कोई ऐसा काम करता है जो रूल्स के विरुद्ध हो तो उसे पद से हटा भी सकता है। तो कंपनी में किसी भी गवर्नर जनरल को बनाना है, हटाना है, तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल करने लगे। इसके नियंत्रण में आ जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नियंत्रण में, क्योंकि ये चाहते थे कि कंपनी पर हमारा नियंत्रण बना रहे। तो कंपनी पर कंट्रोल बढ़ाया गया और इसमें 6 सदस्य रखे गए, 6 सदस्य जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नाम से जानते हैं। फिर क्या किया गया? तो जो गवर्नर जनरल के अधिकार थे ना, उनको और बढ़ाया गया थोड़ा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 5 सदस्य हो जाने के कारण जो गवर्नर जनरल का अधिकार था थोड़ा कम हो गया था। अब जो परिषद में 4 सदस्य थे, 4 मेंबर थे ना, उन्हें 3 कर दिया गया, 1 मेंबर को कम कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट में अब 4 में क्या होगा? 1773 में क्या किया गया था कि गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए एक परिषद का निर्माण किया गया, गठन किया गया, जिसमें 4 सदस्य थे और गवर्नर जनरल को मिलाकर के टोटल 5 हो जाते हैं। और कोई भी निर्णय लेना है तो बहुमत के आधार पर निर्णय लेते थे। लेकिन जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, इसमें क्या किया गया? जो 4 सदस्य थे ना, उनमें से एक कम कर दिया गया, अब 3 सदस्य हो गए। अब क्या होगा? गवर्नर जनरल का कोई मत अगर लेना है तो गवर्नर जनरल का मत जिस तरफ होगा वही पास होगा, वही नियम पास हो जाएगा। और नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला कि गवर्नर जनरल का महत्व बढ़ गया, क्योंकि गवर्नर जनरल को अपना मत पारित करने के लिए बस एक सदस्य की आवश्यकता थी। एक सदस्य उसकी साइड आएगा तो उसका मत पारित हो जाएगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट में और ज़्यादा कुछ नहीं है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कि संसदीय नियंत्रण और बढ़ा दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जिसमें 6 सदस्य रखे गए और इन सदस्य में से एक अध्यक्ष जो होता था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था और गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों से घटाकर 3 कर दिया गया। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं पिट्स इंडिया एक्ट से। इसके बाद 2 वर्ष पश्चात 1786 में ही, बस 2 साल बाद ही इस एक्ट में थोड़ा संशोधन किया गया और यह एक्ट कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया था। इसके तहत गवर्नर जनरल को सेनापति घोषित किया गया, अर्थात भारत में जो गवर्नर जनरल है वो न केवल गवर्नर जनरल होंगे अपितु पूरी सेना का हेड भी होगा।
अर्थात वह प्रशासनिक रूप से हेड होगा और सैन्य रूप से भी हेड होगा। और इसके अलावा एक अधिकार और दिया गया गवर्नर जनरल को कि यदि परिषद का कोई भी निर्णय उसे पसंद नहीं आता है तो उसे रद्द भी कर सकता है। जो गवर्नर जनरल की परिषद बनाई गई थी, जिसमें अब टोटल कितने 3 सदस्य हैं, गवर्नर जनरल को मिलाकर के 4 सदस्य हैं। तो यदि परिषद का कोई भी निर्णय उसे पसंद नहीं आता है तो उसे रद्द करने का अधिकार अब गवर्नर जनरल को दे दिया गया। तो इस एक्ट के माध्यम से ये स्पेशल पावर गवर्नर जनरल को मिल जाती है कि वह अपने परिषद का निर्णय रद्द कर सकता है। तो इस एक्ट से ये पॉइंट याद रखने हैं कि गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के संबंध में ये एक्ट आता है 1786 का चार्टर एक्ट, और इसमें कॉर्नवालिस को कंपनी का सेनापति यानी कमांडर इन चीफ बना दिया जाता है। इसके अलावा गवर्नर जनरल को अधिकार दिया जाता है कि यदि परिषद का कोई निर्णय उसे पसंद नहीं है तो उसे रद्द कर सकता है। अब तक हमने 3 एक्ट पढ़ लिए हैं, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1786 का चार्टर एक्ट। इसके बाद जो अगला है वो है 1793 का चार्टर एक्ट। कंपनी का शासन 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस चार्टर एक्ट के माध्यम से जो कंपनी का शासन है वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मैंने अभी बताया कि जब 1600 में कंपनी की स्थापना की गई तो महारानी द्वारा मात्र 15 वर्षों के लिए भारत में व्यापार का अधिकार दिया था। फिर धीरे धीरे व्यापारिक अधिकार को बढ़ाते गए और 1858 तक ये बढ़ाते रहते हैं। तो 1793 के एक्ट से 20 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार बढ़ा दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई मद्रास की पर्यवेक्षण का अधिकार दे दिया गया। तो बंगाल के गवर्नर जनरल हेड तो पहले से ही बन चुके थे, हमने देखा कि वो हेड तो पहले ही बन चुके थे, लेकिन यहाँ पर एक अधिकार और मिल गया कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर का कार्य है उसका पर्यवेक्षण भी कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? तो बंगाल के गवर्नर जनरल कर सकते हैं। तो इस चार्टर एक्ट से ये 2 पॉइंट याद रखें कि कंपनी का शासन 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी के पर्यवेक्षण का अधिकार दे दिया गया। इसके बाद जो अब एक्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है 1813 और 1833 का एक्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले है 1813 का चार्टर एक्ट। यहाँ पर भी कंपनी का शासन 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। सब में 20-20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है और ये एक्ट 20 वर्ष बाद ही आ रहे हैं। अगर आप देखें तो ये एक्ट 20 वर्ष बाद आ रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड में इस समय क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और औद्योगिक क्रांति के कारण ढेर सारी वस्तुएं तैयार की जा रही थी और अब इन सामान के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, एक मार्केट चाहिए थी, क्योंकि औद्योगिक क्रांति की वजह से बहुत सारी वस्तुएं तैयार की गई। अब इन वस्तुओं को बेचने के लिए एक मार्केट चाहिए थी जहां इसे बेचा जा सके। लेकिन भारत में तो कंपनी का एकाधिकार था जहां व्यापार सिर्फ कंपनी करती थी। तो इस एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया और कहा गया कि ब्रिटेन की ओर से केवल कंपनी ही व्यापार नहीं करेगी, बल्कि और लोग भी ब्रिटेन से जाकर के भारत में व्यापार कर सकते हैं। और इस क्रम में कंपनी को थोड़ी सी रियायत भी दी जाती है कि चाय का व्यापार और भारत के पड़ोसी देश चीन के साथ व्यापार का इसमें एकाधिकार इसका बना रहा। तो चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर जो भी भारत में व्यापारिक क्षेत्र थे उसमें एकाधिकार समाप्त कर दिया गया कंपनी का। और इसके अलावा कंपनी में एक नीति लाई गई कि भारत में शिक्षा में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी कंपनी। लेकिन यह काम वो शौक से नहीं करते थे, यह काम वो दिखाना चाहते थे, दिखावा करते थे कि यहाँ हम आपके भले के लिए आए हैं। जबकि मूल उद्देश्य क्या था इनका? तो भारतीय जनता की सहानुभूति प्राप्त करना और उनका शोषण करना, ये इनका मूल उद्देश्य था। तो शिक्षा में पहली बार खर्च की बात आई तो 1813 के एक्ट से यह व्यवस्था की गई। और इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ईसाई मिशनरी जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, जो लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते थे, बाध्य करते थे या फिर मोटिवेट करते थे, तो ईसाई मिशनरियों को भारत में आके धर्म प्रचार प्रसार करने की छूट किस एक्ट के माध्यम से दी गई? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर के बसने और धर्म प्रचार प्रसार करने की छूट प्रदान की गई। तो बस इसमें आपको 4 बातें याद रखनी है कि 20 वर्षों के लिए कंपनी का शासन बढ़ाया गया, व्यापार बढ़ाया गया 20 वर्षों के लिए, और एकाधिकार जो था वो समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना, इसके द्वारा व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि अभी भी चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार का कंपनी का एकाधिकार बना रहा।
और शिक्षा पर खर्च करने के लिए 1 लाख का बजट बनाया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश और धर्म प्रचार की छूट मिल गई। और भारत में बसने के लिए एक चीज़ और याद रखें कि भारत में बसने के लिए, व्यापार करने के लिए विदेशियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया, क्योंकि जब कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया तो और लोग जो आएंगे भारत में व्यापार करेंगे, बसेंगे, तो उनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। इतनी चीज़ें आपको 1813 के चार्टर एक्ट से याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद फिर जो अगला है वो है 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसमें क्या हुआ, इसमें फिर 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन जो 1813 में व्यापारिक अधिकार थोड़ा सा चाय और चीन के साथ छोड़ दिया गया था ना, जो 1813 के एक्ट में अभी पीछे हमने देखा कि व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय का व्यापार और चीन के साथ कंपनी का एकाधिकार बना रहा, उसे भी इसमें समाप्त कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का कंपनी के साथ एकाधिकार जो है पूर्णतः कब समाप्त किया गया। तो जब पूर्णतः पूछेगा तो 1833 लगाना है, और जब चाय और चीन के साथ छोड़ करके एकाधिकार समाप्त कर दिया गया पूछा जाए तो 1813 लगाना है, याद रखें, ठीक है। और इसी एक्ट के तहत जाति और वर्ग के आधार पर जो भेदभाव था उसे समाप्त कर दिया गया, और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो अब समझें इस चीज़ को। पहले भारत क्षेत्र में 3 प्रेसिडेंसी थी, हमने बताया ना कि पहले भारत में क्या थी, 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्र थी, और तीनों में क्या थे, गवर्नर थे। और जो बंगाल के पहले गवर्नर बनते हैं वो क्लाइव बनते हैं। फिर बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस पद पर पहले कौन बनते हैं, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद कई गवर्नर जनरल आए, फिर आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसी के समय पर 1833 का चार्टर एक्ट आता है, और इसी समय घोषित किया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, बना दिया गया। अर्थात अब बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत को देखेगा, पूरे भारत को संभालेगा। और यहीं से क्वेश्चन आता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब घोषित किया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट से घोषित किया गया। और भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता कौन है, तो विलियम बेंटिक बनते हैं। अब अगर परिषद की बात करें तो गवर्नर जनरल को कानूनी सहयोग देने के लिए एक विधिक सदस्य की ज़रूरत है, यानी कि कानूनी सदस्य की ज़रूरत है जो गवर्नर जनरल की परिषद में रहेगा, और गवर्नर जनरल को कानूनी मामलों में सलाह भी देगा। इसके लिए एक विधिक सदस्य परिषद में जोड़ा गया। जिस परिषद में गवर्नर जनरल के अतिरिक्त 3 सदस्य थे ना, अब उसी में एक विधिक सदस्य जोड़ दिया गया। तो पहले इसमें 3 सदस्य थे, अब जब विधिक सदस्य जोड़ दिया गया तो 4 सदस्य हो गए। और पहले विधि सदस्य बनते कौन हैं, तो मैकाले बनते हैं। और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल की परिषद में पहले विधिक सदस्य कौन आया, तो वो मैकाले था, ठीक है। इसको आप लोग ज़रूर याद रखें। लेकिन इस विधिक सदस्य को परिषद में वोट देने का अधिकार नहीं था। ये चीज़ याद रखें कि जो विधिक सदस्य था ना, वो सिर्फ सलाह देने का अधिकार था। उसको सलाह माने ना माने वो गवर्नर जनरल पर डिपेंड था, लेकिन इसको सिर्फ सलाह देने का अधिकार था, ये वोट नहीं दे सकता था। परिषद में वोट करने का इसको अधिकार नहीं था। इसके अलावा एक सुधार और किया गया 1833 के चार्टर एक्ट से, क्या कि 1833 के अधिनियम की धारा 17 के द्वारा संपूर्ण भारत में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1833 के अधिनियम, धारा भी याद रखें आप लोग कि धारा 17 के द्वारा संपूर्ण भारत में सती प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। और बात सती प्रथा की आई है तो आपको बता दें कि भारत में सती प्रथा का पहला साहित्यिक साक्ष्य महाभारत में मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सती प्रथा का पहला साहित्यिक साक्ष्य कौन सा है, तो वो महाभारत है। और भारत में पहला सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो 510 ईस्वी का जो एरन अभिलेख है ना, सागर जिला मध्य प्रदेश से मिला है एरन अभिलेख, जो कि भानुगुप्त का है। और कालांतर में हर्षवर्धन की माता भी सती हुई थी, जिनका नाम क्या था, यशोमती था। और मध्यकालीन भारत में मुस्लिमों के आक्रमण से सती प्रथा और बढ़ जाएगी, और कई शासकों ने इसको कम करने का प्रयास किया, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी प्रयास किया, और पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने भी बैन किया था गोवा में। फिर अकबर ने भी प्रतिबंधित किया था। फिर राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा समाप्त किया था। विलियम बेंटिक ने एक कानून के माध्यम से सर्वप्रथम बंगाल में सती प्रथा को बैन किया था।
क्योंकि अंग्रेज़ों को बंगाल में, अंग्रेज़ों की जो पकड़ थी बंगाल में गहरी पकड़ थी और वहाँ विद्रोह होगा तो उसे कंट्रोल कर लेंगे। इसी वजह से उन्होंने सिर्फ बंगाल में पहले समाप्त किया कि अगर कोई विद्रोह होता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है उसको देखते हैं। इसी वजह से उन्होंने पहले बंगाल में समाप्त कर दिया। लेकिन ज़्यादा विरोध जब नहीं हुआ तो बम्बई और मद्रास में भी बैन कर दिया गया। लेकिन 1833 की धारा 17 के अनुसार पूरे भारत में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरे भारत में सती प्रथा को कब समाप्त किया गया, तो याद रखिए 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके धारा 17 के तहत पूरे भारत में सती प्रथा को बैन किया गया। ठीक है। और इसके अलावा 1833 के चार्टर एक्ट से भारत में दासता को समाप्त करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग जाता है। कितना समय लग जाता है? तो 10 वर्ष का समय लग जाता है। देखिए, याद करने के लिए ज़रूरी है कि आप कॉम्बिनेशन बिठाएं, तभी आपको ईयर याद हो पाएंगे। ऐसे आप अगर रट्टा मारेंगे तो कभी याद नहीं कर पाएंगे। तो जैसे 1833 के चार्टर एक्ट से दास प्रथा को बंद करने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता कब मिलती है? तो उसके 10 वर्ष पश्चात। तो आपको ईयर ऐसे ही याद हो जाएगा कि 1843 में भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। और क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भारत में दास प्रथा कब समाप्त की गई? तो 1843 में की गई। और किस एक्ट के तहत की गई? तो 1833 के एक्ट से समाप्त की गई। और किसने किया, कौन था उस समय? तो लॉर्ड एलनबरो के समय पर समाप्त हुई थी। तो ये चीज़ याद रखें कि 1843 धारा 5 के द्वारा भारत में दासता प्रतिबंधित कर दी गई पूर्णतः। तो 1833 के चार्टर एक्ट से आप लोग इतनी बातें याद रखें जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होकर के बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला एक्ट है 1853 का चार्टर एक्ट, और इसमें 2-3 पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको देखते हैं। इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। अब आप लोग वापस आइए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। हमने पीछे पढ़ा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या कितनी थी? 24 थी। और 1853 के चार्टर एक्ट में क्या किया जा रहा है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो संख्या 24 है उसको घटा करके 18 कर दिया गया। और इसके अलावा अधिकारियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा, जो भी अधिकारी भारत की कंपनी के संबंध में कार्य करेंगे ना, उनके लिए प्रतियोगिता परीक्षा शुरू कर दी गई। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत शुरू की गई। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत किस एक्ट के तहत की गई? तो 1853 के चार्टर एक्ट से की गई। और इसके अलावा जो विधि सदस्य था ना, विधिक सदस्य, जो हमने पीछे पढ़ा कि परिषद में एक विधिक सदस्य जोड़ा गया, और पहला विधि सदस्य कौन था? तो वो मैकाले था। लेकिन प्रारंभ में वो केवल सलाह दे सकता था। हमने पीछे पढ़ा था ना कि जो विधिक सदस्य है वो केवल सलाह दे सकता है, सलाह मानना न मानना गवर्नर जनरल पर डिपेंड करता है, उसका कार्य है सिर्फ सलाह देना। तो इस एक्ट में क्या किया जाएगा कि वो उसे वोट देने का अधिकार नहीं था ना पीछे, तो इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के थ्रू उसको वोट देने का अधिकार भी मिल जाता है और वो पूर्णकालिक सदस्य भी बन जाता है। तो अब गवर्नर जनरल की सदस्य में पूर्णकालिक सदस्य कितने हो गए? 3 पहले से थे, और जब जो विधिक सदस्य था जो कि पूर्णकालिक सदस्य नहीं था, उसे 1853 के चार्टर एक्ट से पूर्णकालिक सदस्य बना दिया जाता है और उसे वोट देने का अधिकार भी दे दिया जाता है। तो अब गवर्नर जनरल की परिषद में 4+1 यानी कि 4 सदस्य हो गए और एक गवर्नर जनरल, 5 लोग हो गए। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। शुरुआत के 3 एक्ट बहुत ही सिंपल हैं, 1773, 1784 और 1786 का चार्टर एक्ट। इसके बाद फिर 1793, इसमें 20+ कर दीजिए। तो 1793 में जब 20+ करेंगे तो 1813 का चार्टर एक्ट हो जाएगा, और 1813 में जब 20+ करेंगे तो 1833 का चार्टर एक्ट, और इसमें 20+ कर देंगे तो 1853 का चार्टर एक्ट। इस तरीके से आपको सब याद रखने हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट होता है, और मैंने पूरी कोशिश की है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सिंपल तरह से समझाने की। और पहली बार में हो सकता है कम समझ आया हो, 1-2 बार देखेंगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जिसने ये टॉपिक पहली बार पढ़ा है उसको तो हो सकता है कुछ डाउट रह गया हो, और अगर आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। और जिसने पहले से ये टॉपिक पढ़ रखा है तो उसको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, उसका अच्छे से रिवीजन भी हो गया होगा। और अगर आप लोगों को रिवीजन के लिए इसकी PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ इसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाती है। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।